गुड मॉर्निंग। कैसे हो भाई सारे? देखो पिछली क्लास में हमने प्रतिशत के काफी सारे टाइप हमने देखे थे, कुछ टाइप आज देखेंगे। यहां मैं बात करूं कि जैसे आपको पहले भी मैं बता चुका हूं कि प्रतिशत में जो हमारे प्रश्न आता है वो बिल्कुल ही सामान्य सा प्रश्न या बेसिक जो आपने स्टार्टिंग की 2 क्लासों में देखा था वहां तक आ जाता है। फिर भी हमने कहा कि भाई कुछ न कुछ चीजें, जैसे अपने कहा कि जैसे आपने पिछली क्लास में देखा फेल पास पे आधारित, एक ही परसेंटेज पे आधारित है। तो यहां इनमें से कुछ टाइप जो अपने जो मुख्यतः टाइप होते हैं उनमें से कहीं कभी कभार प्रश्न इनमें से भी आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखो यहां पर आज अपने पास कुछ और टाइप जो इसमें बचे हुए हैं वो आज सारे करेंगे। जैसे मैं कहूं कि खर्च पे आधारित या चुनाव पे आधारित, क्षेत्रफल पे आधारित, इन सब की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं क्षेत्रफल पे आधारित प्रश्नों को। क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल का सबसे पहली चीज हमारे दिमाग में कुछ चीजें जैसे फॉर्मूले, बेसिक चीजें हम क्षेत्रफल पढ़ेंगे तब भी आएंगे, लेकिन यहां सामान्यतः आपसे पूछा जाएगा क्षेत्रफल पे प्रभाव ज्ञात करो। तो प्रतिशत की वजह से क्षेत्रफल पर प्रभाव पूछा जाए तो मैं आपसे पूछूं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। दूसरा हम बात करें आयत का होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। फिर बात करें वर्ग तो भुजा स्क्वायर। वर्ग का होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये तो अपने कहा फॉर्मूला है। अब बात करें कि फॉर्मूले के बाद में जैसे आपसे पूछा जाए तो यहां पे हम एक तो 100 मान के प्रश्न को हल करते हैं, दूसरा काफी इसका फॉर्मूले से देखते हो। फॉर्मूला जैसे प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटा 100। अब देखो मैं यहां पे कहूं कि क्षेत्रफल में आपने देखा होगा कि या तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर इस प्रकार होता है, यानी स्क्वायर में होता है, यानी विमाएं कितनी होती हैं? 2। द्विविमी में आता है क्षेत्रफल। अब 2 विमाएं, तो यहां पे जैसे आपने कहा त्रिभुज में क्या होता है? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो एक काम तो कौन करेगा? आधार। एक का काम कौन करेगा? ऊंचाई। 1/2 का कभी भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसे आयत में लंबाई और चौड़ाई का प्रभाव होगा। वर्ग में भुजा का ही कितनी बार प्रभाव पड़ेगा? 2 बार। भुजा गुणा भुजा, भुजा स्क्वायर यानी भुजा गुणा भुजा, यानी भुजा का प्रभाव कितनी बार? 2 बार। मैं कहूं वर्त पाई आर स्क्वायर, यानी पाई तो नियतांक, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आर स्क्वायर यानी त्रिज्या का प्रभाव कितनी बार रहेगा? 2 बार। यहां दोनों चीजें एक्स और वाई होगी। जैसे त्रिभुज का नाम लेगा तो आधार तो एक्स और लंबाई ऊंचाई क्या हो गया? वाई। दूसरा आयत में लंबाई x तो चौड़ाई क्या होगी? y। वर्ग में x और y दोनों ही किसका काम होगा? भुजा का। और वर्त में x और y दोनों ही काम किसका होगा? त्रिज्या का। ठीक है, अब देखो यहां पे हमने लिखा प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटा 100। इन दोनों निशानों का गुणनफल आता है यहां पे। कैसे? जैसे मैं कहूं पहले प्लस है दोबारा प्लस है, या पहले माइनस है दोबारा माइनस, तो प्लस गुणा प्लस या माइनस गुणा माइनस भी क्या होता है? प्लस ही होता है। पहला प्लस बाद में माइनस, या पहले माइनस बाद में प्लस, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस। अब इन सब चीजों की सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न को करके देखते हैं। देखो कुछ प्रश्न देखते हैं यहां पे। पहला, एक आयत की लंबाई को 20% कम कर दिया जाए। लंबाई को कितना कम किया? 20%। तथा उसकी चौड़ाई को 30% कम कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यहां पहला तो एक फॉर्मूले से करेंगे, दूसरा हम 100 मान के करेंगे। फॉर्मूला क्या था? प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटा 100। देखो उसकी लंबाई को 20% कम किया तो -20, उसकी चौड़ाई को 30% कम किया तो -30। माइनस गुणा माइनस क्या कहा था? प्लस होगा। 20 गुणा 30 बटा 100। 30 और 20 50, माइनस के 50 प्लस के 6, तो ये हो गया माइनस का 44। -44 यानी माइनस होता था कमी को, 44% यानी 44% कमी। तो ये तो हो गया फॉर्मूले की वजह से। ठीक है, आपने जहां तक देखा है तो फॉर्मूला था। अब हम बात करें कि फॉर्मूला तो ठीक है, हम तो बिना फॉर्मूला 100 मान के भी तो करने कह रहे थे। तो यहां हम दूसरा जो तरीका अप्लाई करेंगे वो करेंगे 100 मानकर। 100 मान के कैसे? वो देखो, जैसे मैंने कहा कि क्षेत्रफल ही 100 मान लिया,
अब आपके दिमाग में आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी एक बार प्रभाव लंबाई की वजह से, एक बार ही चौड़ाई की वजह से। अब कहा लंबाई 20% कम कर दी, अब लंबाई 20% कम की तो क्षेत्रफल भी 20% कम, तो 20% कम तो कितना हो जाएगा भाई 80, तो 80/100 ये लंबाई का। चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई कितनी कम, 30% कम, 30% कम तो 70%, तो 70/100 7 8 56। अब एक बात बताओ, 100 से 56 हो गई तो क्या हो गई, कम हो गई। कम कितनी, 100 - 56, 44 कम है। 44 किससे कम हुई है, तो आपके दिमाग में 100 से कम हुई है, तो 44% क्या हो गई, कमी। देखो यहां ज्यादातर चांसेस रहते हैं कि आपको ऑप्शन में ना 56 भी मिले, लेकिन आपको दिमाग ध्यान रखना है कि 100 की बजाय 56 हो गया है, तो इसका मतलब कम हो गया है। कितना कम हुआ है, 44। किससे कम हुआ, 100 से, यानी 44%। तो दोनों तरीके आपके पास है, दोनों तरीकों से आप जो चाहो कर सकते हो। यहां पे मुख्यतः मैं कहूंगा कि आप हमेशा 100 मान के करो, जिससे प्रश्न आसानी से हल हो जाए, कहीं कोई दिक्कत ना कोई ज्यादा गुणा भाग, ना प्लस माइनस का लफड़ा। ठीक है, अगला देखते हैं। चलो यहां पे एक और प्रश्न, एक वर्ग की भुजा को 10% कम कर दिया जाए। वर्ग की भुजा को कितना कम किया, 10%, तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हमने कहा यहां फिर से दो तरीके कौन कौन से, एक तो फॉर्मूले से और एक 100 मानकर। देखो पहले हम फॉर्मूले से करते हैं, +-x +-y +-xy/100। आप एक बात बताओ, वर्ग में भुजा ही x होती है और भुजाई क्या होती है, y, क्योंकि भुजा स्क्वायर होता है, यानी x और y दोनों का काम कौन करेगी, भुजा। अब यहां पे भुजा कितनी कम कर दी, 10%। कितनी कम की है, 10%। 10 कम की तो -10, -10, दोनों में माइनस 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 प्लस 10 × 10/100 -20। यहां एक चीज ध्यान रखना, कई जल्दबाजी में छोड़ देते हैं उसको, 0 0 कट गए, जबकि 100 में 100 का भाग कितनी बार जाता है, एक बार, तो +1, ये क्या आ गया, -19, यानी 19% कमी। 19% क्या है, कमी। यही हम इसको 100 मान के हल कर सकते हैं। 100 मान के हल कैसे करेंगे कि वही भुजा स्क्वायर होता है, या आपके दिमाग में आना चाहिए, या तो a² लिखो या भुजा स्क्वायर लिखो, यानी भुजा का प्रभाव कितनी बार, 2 बार। तो हम 100 मान के हल करें, तो जब आप 100 मान के हल करोगे तो आप क्या होगे, पहले क्षेत्र में कितना, 100, भुजा को 10% कम कर दिया। कितना कम किया, 10%। अगर 10% कम किया तो कितने परसेंट बची, 90/100। 90%, तो 90/100 भुजा स्क्वायर, तो फिर से 90/100, 9 × 9 कितना, 81। तो ये देखो 100 से 81 रह गया, यानी कमी हो गई। कितनी कमी, तो आपको 100 - 81 सीधा लिख दो 19। 19 किससे कम हुआ है, 100 से, तो 19%। ये लो, तो यहां वही चीज कि आप दोनों तरीके अप्लाई कर सकते हो, या तो +-x +-y +-xy/100, या फिर आप कर सकते हो 100 मान के प्रश्न को हल। जिस भी तरीके से करोगे प्रश्न गलत नहीं होगा। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप प्रश्न किस प्रकार से हल करना चाह रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप अगर सोचो कि हम 100 मान के तो 100 ही मान के करो। अगर आप +-x +-y +-xy/100 वाले से करो तो उसी से करो, दोनों से करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहां जो भी तरीका लगाओगे दोनों से आंसर तो एक ही आना, लेकिन तरीका हमेशा ध्यान रखना कि एक ही पकड़ना है, कि इसी तरीके से हल करना, तो उसी से हल करोगे आगे तक। चलो एक और देखते हैं। यहां पे एक वर्त की त्रिज्या को 20% कम कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब वर्त है तो वर्त का क्षेत्रफल होता है πr²। अब आपके दिमाग में आएगा सर ये पाई वगैरह काम में क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि भाई इसकी वजह से क्षेत्रफल नहीं बदलता। क्षेत्रफल पे प्रभाव सिर्फ किसकी वजह से पड़ता है, त्रिज्या की वजह से। सिर्फ किसकी वजह से, त्रिज्या की वजह से। ये ध्यान रखना है। अब देखो मैंने कहा कि +-x +-y
प्लस माइनस एक्स वाई बट्टा 100। देखो प्लस माइनस एक्स, तो यहां पे 20% कम किया ना त्रिज्या को, दोनों बार त्रिज्या ही है, तो माइनस 20 माइनस माइनस प्लस 20 गुणा 20 बटा 100, तो माइनस 40 प्लस 4, यानी क्या हो गया भाई माइनस का 36। ये माइनस का आता है यानी कमी, प्लस का आता तो वर्दी, 36% कमी। ये लो कमी और आ गया भाई 36% कमी। अगर आप इसको इस प्रकार नहीं करते तो आप 100 मान के करो। मैं कहूं 100 मान के करना भी ज्यादा आसान रहता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आती। तो आपने कहा पहले क्षेत्रफल मान लिया 100, अब त्रिज्या को 20% कम किया है। 20% कम का मतलब 80% हो गई। 80% यानी 80 बटा 100, फिर 20% कम तो 80 बटा 100 भाई, क्योंकि त्रिज्या का स्क्वायर होता है ना पाई आर स्क्वायर, तो त्रिज्या से 2 बार, तो 2 बार लिख दिया, 2 जीरो गए, 2 जीरो गए, 8 गुणा 8 64, 100 से 64 हो गया, यानी कितना कम हो गया 36। 36 100 से हुआ ना, 36% कमी। तो इस प्रकार से हम इसका आंसर दे सकते हैं भाई। तो यहां पर आप किसी भी प्रकार से आप देखोगे, दोनों प्रकार से प्रश्न आसानी से हल होता है। कहीं कोई ऐसा नहीं कि इस प्रकार से होगा, इस प्रकार से, दोनों तरीके आसानी से हल हो जाएंगे। तो जो आप इसमें लगाना चाहो वो तरीका आप लगा सकते हो। जहां तक मेरा मानना है इस टाइप का प्रश्न आप कर सकते हो भाई। अब देखो नेक्स्ट टाइप की बात करें। देखो नेक्स्ट टाइप जो अपना आता है चुनाव पे आधारित। चुनाव पे वैसे तो हम बात करें चाहे जितने तरीके से लैंग्वेज घुमा सकते हो, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ चुनाव के बारे में सामान्य जानकारी होनी चाहिए। सामान्य जानकारी कैसे कि भाई 2 कैंडिडेट होते हैं, टोटल मत हमेशा 100% होते हैं। 2 कैंडिडेट होंगे, एक जीतेगा और एक क्या होगा, हारेगा। जीतेगा और हारेगा। अब एक बात बताओ, जैसे मैं कहूं कि एक कक्षा में मॉनिटर का चुनाव हुआ, चाहे वो चुनाव किसी भी चीज का हो, हमने कहा मॉनिटर का चुनाव हुआ, एक लड़का 55% मत प्राप्त हुआ, मान लो 100 वोट पड़े, उसमें 55 ले गया, दूसरा कितना ले गया 45। मैं कहूं कि वो जीता कितने से, तो आप कहोगे इनका अंतर है, वही तो जीत है, 10 ज्यादा है तो 10 से जीता। वो हारा कितने से, वो भी 10 से। तो यहां हमेशा ध्यान रखना, हमें विजेता और लूजर का अंतर लेते हैं, वही जीत और हार होती है भाई। एक तो विजेता और एक हारने वाला, इन दोनों का जो अंतर होता है वही क्या होती है, जीत हार। ठीक है, बस इसकी लैंग्वेज का गौर करना है। कहीं ऐसा नहीं है कुछ भी फॉर्मूला हमारे पास काम नहीं आएगा कि हम स्पेशल कोई फॉर्मूला लगाएं चुनाव पे आधारित के लिए और उस फॉर्मूले से आंसर निकालें ना। यहां सिर्फ जैसी लैंग्वेज बोलेगा उसके अनुसार प्रश्न हल करना है। जैसे यहां पहला प्रश्न देखते हैं हम कि अगर एक चुनाव में 2 प्रत्याशियों ने भाग लिया, चुनाव में कितने प्रत्याशियों ने, 2 प्रत्याशियों ने भाग लिया, विजेता को कुल का 54% अंक प्राप्त हुआ। विजेता को कुल का कितना प्राप्त हुआ, 54%, तथा वह 720 वोटों से चुनाव जीत गया। तो बताओ हारने वाले उम्मीदवार को कुल कितने वोट प्राप्त हुए। तो एक बात बताओ, अगर आप सीधा सीधा लिखते भी हो तो भी आप कह सकते हो कि टोटल वोट जो हैं वो कितने होते हैं, 100%। टोटल वोट हमेशा कितने होते हैं, 100%। मतदाता सूची का नाम आता है तो भी आप कहोगे 100% ही होते हैं। चलो ठीक है, अब आपको कहा गया विजेता कुल का 54% लेगा। विजेता में विनर लिख दूं डब्ल्यू से, कुल यानी 100 का 54%, 54 ही होता है भाई। ये लो 54% बच गए, वो कौन ले गया, लूजर। तो एक बात बताओ, 100 में से 54 ले गए तो कितने बच गए, आप घटा दो 100 में से 54 कितने, 46 बच गए। वो कौन ले गया होगा, हारने वाला, लूजर। तो हमने कहा लूजर को कितने आए, तो आपने कहा 46%। इन दोनों का अंतर ही क्या होता है, जीत और हार। तो यहां जीत या हार की बात है, वो कितने परसेंट की है, 8% का अंतर है। ठीक है, वो क्या कह रहा है, तथा वह 720 वोटों से चुनाव जीता। जीता कितने से, 8% से। वो क्या कह रहा है, 720, तो 8% बराबर है 720, तो 1% बराबर 720 बटा 8, तो आया 90। 1% 90। अब ये तो ऑप्शन में नहीं है, वरना आपके यहां पे कई देखो देखते ही करते हैं 1% बराबर 90 तो 100% बराबर 900 करके सीधा 900 पे टिक कर देते हैं। यहां देखो कि वो पूछ क्या रहा है, तो बताओ
उम्मीदवार को कुल कितने वोट प्राप्त हुए, किसको, हारने वाले को, हारने वाला है लूजर को, लूजर को पड़े 46%। तो आप किससे गुणा करोगे, 46 से, ना कि 16 से, तो 90 गुणा 46। देखो एक बात ध्यान रखना, जैसे मैं कहूं एक पेन 90 रुपए का है, तो 46 पेन 46 गुणा 90 यही होता ना, तो 1% 90 के बराबर, तो 46%, 46 गुणा 90, तो 0, 9 6 54 का 4, हासिल की 5, 9 चौक 36 और 5 41, 4140। ये लो आपका आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहां पे जवाब दे सकते हैं। एक बार फिर से इसको बताऊंगा, एक बार दूसरे तरीके से बताऊंगा भाई कि कैसे लिखते हैं। वापस सुनना, जैसे हमने कहा कि टोटल वोट हमेशा कितने परसेंट, 100%। ठीक है, विजेता 54 ले गया, तो बच गए वो कौन लेगा, हारने वाला लूजर 46%। इन दोनों का अंतर कितने का, 8% का। वही क्या है, जीत और हार। तो 8% किसके बराबर दिए थे, वो यहां कह रहा है कि 720 वोटों से चुनाव जीत गया, तो 8% बराबर 720, तो 8% बराबर 720 है, तो 1% निकाला और जो पूछा गया वो हमने यहां पे जवाब दे दिया। अगला देखो यहां पे दूसरा तरीका जो हम बात करें कि कईयों का आपने देखा होगा सीधा सीधा लिखते हैं कि इतना टोटल कितने हैं, 100%। विजेता कुल का यानी इन्हीं में से 54% ले गया, बच गया वो कौन ले जाएगा, लूजर। तो कितने बच गए, 46%। भाई 100 में से 54 ले जाओगे तो 46 ही बचेगा ना। इन दोनों का अंतर ही जीत और हार होता है। कितने का, 8% का। 8% बराबर 720, तो वही आगे 1% बराबर 720 बटा 8 यानी 90। लूजर का 46%, तो 90 गुणा 46, तो ये क्या आया था भाई, 4140। ये लो, तो आप चाहे ऐसे लिखो चाहे उस प्रकार से, किसी भी तरीके से लिखो, ये प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। बस आप तसल्ली से इसको ध्यान से समझें और हल करें। अगला देखो भाई, यहां पे एक चुनाव में 2 प्रत्याशियों ने भाग लिया, एक चुनाव में 2 प्रत्याशियों ने भाग लिया। 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। 10% मतदाता थे, उन्होंने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। ठीक है, विजेता को कुल का 48% मत प्राप्त हुआ, टोटल का ही कितना मिला, 48। ठीक है, वह 5100 वोटों से चुनाव जीत गया। तो बताओ मतदाता सूची में कुल कितने मतदाताओं के नाम है। मतदाता सूची मतलब टोटल 100% पूछ रहा है। चलो ठीक है, अब यहां पे हम देखते हैं एक चीज, उसी प्रकार दोनों तरीके से मैं लिख के बताऊंगा, आपके ऊपर निर्भर करेगा कि आप कैसे लिखते हो। मैंने ज्यादातर को देखा कि आप 100% मान के अलग अलग लिख लेते हो ना, तो वो गलत नहीं करते। तो आप चाहे 100% मान के करो, और ध्यान देना जैसे भी आपने ये प्रश्न किया, ऐसा प्रश्न आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। टोटल वोट कितने, 100%। 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। मत का प्रयोग नहीं किया यानी डाले नहीं गए। कितने, 10%। कह रहा है विजेता कुल का, विनर जो है ना वो कुल कितने हैं, 100 का 48%, तो टोटल का 100 का तो 48%, 48 ही होगा भाई, तो ये ले गया 48%। ठीक है, अब एक बात बताओ, वह 5100 वोटों से चुनाव जीत गया। मुझे छोटी सी बात बताओ, टोटल वोट मान लो 100 हैं, 10 आए नहीं, 48 बोले गए, 48 और 10 58 चले गए, तो कितने बचेंगे, 42 ही बचेंगे। भाई 100 में से 48 और 10 58 तो खर्च हो गए, तो कितने बच गए, 42। वो किसके हिस्से में गए, लूजर के हिस्से में। तो आपको कहा जाएगी लूजर, तो आप कहोगे लूजर के हिस्से में गए 42%। इन दोनों का अंतर ही क्या, जीत और हार। अंतर कितना भाई, 6%। 6% आपको दिया 5100, और आपसे क्या पूछा है, मतदाता सूची में यानी 100%। तो यहां 1% बराबर 5100 बटा 6, काटो भाई, 8 6 48, 6 5 30, 8500, 8500 नहीं है, 850 ही आएगा भाई। हमें क्या चाहिए, 100%, 2 0 और लग जाएंगे। ये लो, ठीक है,
एक बार और देख लो, जैसे मैंने कहा एक तो पूरा लिखा कि टोटल वोट 100% 10 डाल लेने की, विजेता टोटल का 48 ले गया, 48 से 10 58 तो खर्च हो गया, कितने बचे? तो आपने कहा 58 खर्च हो गया, 100 में से तो 42 बचे। 42 किसके? लूजर के। इन दोनों का अंतर 6% का, वही क्या? जीत और हार, और जीता 5100 से, तो 6% बराबर 5100। मैं यहां कहूं कि टोटल वोट कितने परसेंट? 100%। डाले नहीं, डाले नहीं 10%। विजेता कुल का यानी 100 का ही ले गया, कितने परसेंट? 48%। 100 में से ले गया, बच गया, वो कौन ले जाएगा? लूजर। अब एक बात बताओ, 10 आए नहीं, 48 और 10 58, 100 में से 58 चले गए, तो कितने बच गए? 42। वो किसके? लूजर के। इन दोनों का अंतर क्या? जीत और हार। कितने परसेंट का? 6% बराबर 5100। तो 1% बराबर 5100 में 6 का भाग देंगे तो 850। हमें क्या चाहिए? 100%, तो 2 जीरो और लग जाएंगे, यानी 85,000। ये हमारा आंसर जहां तक मेरे लग रहा है ये बात आपके समझ में आ गई होगी भाई। यहां देखो, इससे ज्यादा इसमें आपको करने की आवश्यकता नहीं है। वैसे तो मैं कहूं कि इसमें अवैध वगैरह भी आप ले सकते हो, लेकिन जहां तक अपने एग्जाम में ऐसा कुछ प्रश्न आते हैं नहीं, यहां अपने पूरे परसेंटेज में एक प्रश्न आता है। तो सामान्य जानकारी जैसे आपको होनी चाहिए यहाँ पे कि भाई वैसे तो हमने बात की थी कि परसेंटेज का शुरू का ही प्रश्न आपके सामने आ जाता है, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आप देखना चाहो तो यहाँ पे हमने सामान्य इसलिए लिखा क्योंकि इस प्रकार का प्रश्न है। तो सिंपल सी बात है कि आपको सामान्य बात पूछ ले कि चुनाव में 2 ने भाग लिया, एक जीता और एक हारा, ठीक है। अब देखो अगला टाइप जो अपने पास आता है वो हम लेते हैं यहाँ पे। अगला टाइप आता है खर्च पे आधारित। किस पे आधारित? खर्च पे आधारित। अब खर्च पे आधारित, खर्च पे 2 प्रकार से प्रश्न बोलता है। दोनों का एक एक प्रश्न करेंगे हम। 2 प्रकार से कैसे? जैसे मैं आपसे कहूं कि एक व्यक्ति अपनी आय का 10% घूमने पर, 20% खाने पर, 30% शिक्षा पर, इस प्रकार से। एक मैं कहूं कि एक व्यक्ति अपनी आय का 10% खाने पर, शेष का 20% घूमने पर, शेष का 30%, इस प्रकार से। तो यानी 2 प्रकार से बोला कि नहीं बोला? कि एक तो जब सीधा खर्च बोल रहा है, कोई बीच में शेष का वगैरह कोई नाम नहीं ले रहा। एक जब बीच में किसका नाम लिया जाए? शेष का। तो पहले हम बात करें जब सीधा खर्च दिया जाए, तो यहां पे आप जगह नोट के रूप में डाल देते हैं पॉइंट ए। जब सीधा खर्च दिया जाए तो ऐसे में हम सारा खर्च एक साथ जोड़ देते हैं तथा आय को 100% मानकर प्रश्न को हल करते हैं। आय को कितने परसेंट मानकर? 100% मानकर प्रश्न को क्या करते हैं? हल करते हैं, ठीक है। अब जैसे आप बात करें, पहला प्रश्न देखते हैं ए वाला टाइप का। ये देखो ये कह रहा है एक व्यक्ति अपनी आय का 20% खर्च घूमने पर, 30% शिक्षा पर, 15% मकान किराए पर, वह 25% अन्य खर्च करता है। यदि उसकी मासिक बचत 900 रुपए है तो उसकी वार्षिक आय ज्ञात करो। एक चीज ध्यान और रखना, यह वार्षिक और मासिक कहीं दिया है या नहीं दिया। अगर नहीं दिया होता ना मासिक और वार्षिक कुछ भी, तो कोई लफड़ा ही नहीं था। जो बचत थी वो बचत, आय आती वो आय। लेकिन जब मासिक और वार्षिक दे तो आपको ध्यान देना है कि कहीं मासिक दे के वार्षिक तो नहीं पूछ लिया।
क्यों? क्योंकि मासिक देगा तो हमें मासिक की आय निकलेगी। अगर 1 महीने की आय निकले वो वार्षिक पूछे तो हम 12 से क्या करते हैं, गुणा। अगर वो वार्षिक आय दियो और अगर मासिक पूछ ले तो हम किसका भाग देंगे, 12 का भाग, क्योंकि वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12। अब जैसे ये प्रश्न हम समझते हैं पहले। एक व्यक्ति अपनी आय का 20% खर्च घूमने पर, 30% शिक्षा पर, 15% मकान किराए पर, वह 25% अन्य खर्च करता है। मुझे बताओ क्या यहां कहीं भी शेष का नाम लिया है? तो आपके दिमाग में आएगा नहीं, सारा खर्च तो सीधा सीधा दे रखा है। अब जब सारा खर्च सीधा सीधा दिया गया हो तो आय को 100% मानकर हल करते हैं। आय को कितने परसेंट मानकर, 100। तो हमने कहा आय कितने परसेंट, 100%। खर्च, तो यहां देखो सारा खर्च जुड़ेगा कि 20% प्लस 30% प्लस 15% प्लस 25%। तो कितना हुआ देखो, 30 और 20 50, 50 और 40 90% खर्च कर दिया है। 90% खर्च कर दिया तो बचत कितनी आई? आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि जब हम 100% आय होती है, 90% खर्च कर आए तो हमारी बचत कितनी होगी? कॉमन सी बात है, 10% होगी। कितनी होगी? 10%। और 10% किसके बराबर दिया है? तो यहां देखो बचत कितनी है, 900 रुपए है। बचत कितनी है? 900। और बचत है कितनी? 10%। तो मैं कहूं 10% जो है वो आपको दिया है 900, लेकिन 900 रुपए कब बचाता है? महीने के अंत में मासिक बचत है। तो यहां आपने लिख दिया मासिक। तो मासिक बचत से तो आय भी मासिक ही आएगी। तो 1% बराबर 10 भाग में गया कितना है? 90। 100% आय है, 100% कितना है? 2 जीरो लग गए, 9000 रुपए। ये मासिक आय आई है भाई। हमें कैसी चाहिए? वार्षिक आय। ये देखो वार्षिक चाहिए तो आप कहोगे वार्षिक आय एक महीने में 9000, तो 12 महीने में 12 नहीं में 108, 1,08,000 रुपए। ये होगा हमारा आंसर। देखो ऐसे में ऑप्शन में 9000 मिलता है, 1,08,000 में, दोनों मिलते हैं। और हमारा 9000 आते हैं, मान 9000 पे टिक कर देते हैं, वो क्या होता है? गलत। देखो यहां आपने कहा, पहला पॉइंट जो हमने देखा था कि जब देखो खर्च सीधा सीधा दे, खर्च सीधा सीधा देना तो हम सारा खर्च एक साथ जोड़ देते हैं, आय को 100% मानकर प्रश्न हल कर लेते हैं। जैसे आय 100%, ये सारा खर्च जोड़ा कितना? 90%। आपको पता 90% खर्च कर दिया तो बचत कितनी आई? 10%। अब 10% बचत है तो आपने कहा बचत उसने क्या बोली है? 900 रुपए। तो 10% बराबर 900, 1% बराबर 90, 100% बराबर 9000। लेकिन ये 9000 कब आए हैं? मासिक, महीने के अंत के। ठीक है ना, मासिक बचत थी तो जो है 9000 वो क्या है? महीने की आय है। हमें वार्षिक चाहिए, वार्षिक यानी 12 महीने की, तो 12 से गुणा कर दिया। तो जहां तक ये जो सीधा खर्च का प्रश्न है ये आ गया होगा भी आप सभी को। अब बात करें ऐसे में सीधे खर्च के बाद में जब आपको शेष का दिया गया हो, उसके लिए हम थोड़ी सी चीज समझते हैं भाई। जैसे मैं कहूं कि मेरी आय 10,000 है। कितनी है? 10,000। मैंने कहा 10% घूमने पर खर्च कर दिया मैंने, तो आप या तो इसमें से 10% निकालो, 10% यानी 1000 घूमने पर खर्च कर दिया, कितना बचेगा? 9000। अब कितना बचा? 9000। या फिर मैं कहूं कि 10,000 है, 10% खर्च कर दिया तो शेष कितना बचेगा? 90%, तो 90/100। ये भी एक प्रकार से किसको बता रहा है? 9000 का। 2 जीरो काटेंगे तो 9000 ही आएगा। ठीक है, शेष का है 9000 का, यहां भी तो उसी का है। शेष का मैं कहूं आपको कि 20% मैंने खाने पर खर्च कर दिया। 20%, तो आप या तो कहो कि इसका 20% कितना होता है? 1800। 1800 तो कितना बचेगा? 7200। भाई 20% 1800 घटाया तो कितना बचा? 7200। ठीक है, मैं यहां कहूं कि अब इसका अगर 20% खर्च किया तो कितना बचा? 80%। ये भी 7200 ही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे आप चेक कर लो। 90 7200 ही आया। तो यहां आप चाहे वैसे लिखो चाहे ऐसे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये लिख दिया।
अब 7200 है, मैंने कहा शेष का 30% शिक्षा पर खर्च कर दिया, तो आप इसका 30% निकाल के इसमें से 30 वो घटाओ तो बच जाए वो बचत। मैं कहूँ कि सीधा ही 30% घटा दिया तो 70% बच गया, ये लो, ये हो गई बचत। तो आप इस प्रकार से न करके आप सीधा ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे तो इसको हम लिख लेते हैं कि ये क्या चीज है। तो ऐसे में जब आपको शेष का दिया गया, हमने पहला पॉइंट लिखा था सीधा खर्च दे तो सारा खर्च एक साथ जोड़ देते हैं, सारा खर्च एक साथ जोड़ देते हैं। अब रही बात कि अब हमने क्या कहा कि अब हमें सीधा खर्च ना दे के बीच में शेष का या बची हुई राशि का बोले, ठीक है। तो हम यहां पे लिखेंगे पॉइंट बी, जब खर्च सीधा न देकर शेष का अथवा बची हुई राशि का दे तो ऐसे प्रश्नों में हम सीधा कमी करते हैं। जैसे अब लिखने का तरीका देखो, कमी करते हैं, अब ये बात तो आपके समझ में आई होगी नहीं सीधी कि सर सीधा क्या कमी करते हैं, क्या लिख रहे हो। तो मैं कहूं कि आय गुणा 100 माइनस एक्स बटा 100, पहला खर्च x है, शेष का y तो 100 माइनस y बटा 100, दूसरा खर्च शेष का z 100 माइनस z बटा 100। ऐसे जितने खर्च हैं वो लिख देंगे, लास्ट में क्या आ जाएगी बचत, लास्ट में क्या आ जाएगी बचत, बस यही है। और इससे करेंगे ना तो कोई लफड़ा नहीं रहेगा, कभी भी प्रश्न गलत नहीं होगा। और करना भी इसी से है, और करना भी इसी से है। यही नहीं, आपके भिन्न में भी ऐसा प्रश्न आएगा, अगला ही पॉइंट दे देंगे आपको भिन्न, इसके जैसे खत्म होता है, ये आज की क्लास में खत्म हो जाएगा, उसके बाद में एक टाइप और है, इसके बाद में उसके बाद में आपको भिन्न करवाएंगे, भिन्न का भी एक प्रश्न आता है, ठीक है, वहां भी ये आएगा खर्च का, तो वहां आपको सीधा इसी चीज पे करवाएंगे, ठीक है ना, ध्यान रहना चाहिए भाई ये चीज। अब देखो, जब आपको जब कहे कि जब या तो सीधा खर्च देता है ना तो आप सारा खर्च एक साथ जोड़ दो, आए 100% हल हो जाएगा। जब आपको शेष का या बची हुई राशि का बोले, किसका, शेष का अथवा बची हुई राशि का, जब शेष का अथवा बची राशि का बोलेगा तो आप क्या करोगे, आय गुणा 100 माइनस एक्स गुणा 100 माइनस वाई गुणा 100 माइनस जेड, इस प्रकार से क्या करोगे, हल करोगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हल करेंगे। अब जैसे प्रश्न देख लेते हैं, कह रहा एक व्यक्ति अपनी आय का 30% खर्च घूमने पर, शेष का 40% खाने पर, शेष का 10% अन्य खर्च करता है, यदि उसकी मासिक बचत 45,036 रुपए है तो उसकी मासिक आय ज्ञात करो। अब देखो, मासिक आप बचत देकर मासिक की आय पूछा है, कोई लफड़ा नहीं है, कोई झंझट नहीं है, कोई सोचने की जरूरत नहीं है। अब आपने कहा चलो ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले व्यक्ति के पास यहां शेष का नाम दिया है ना, तो हमने क्या कहा था, आय गुणा 100 माइनस एक्स गुणा 100 माइनस वाई गुणा 100 माइनस जेड। तो देखो 100 माइनस एक्स 30% खर्च कर दिया, तो मैं कहूं बच गया कितना, 70 बटा 100। फिर मैं कहूं कि इसमें से शेष का 40%, इसका भी 40% खर्च कर दिया। कुछ जल्दबाजी में 70 में से 40 घटाते हैं, वहीं गलत हो जाता है। यहां 40% खर्च कर दिया, ये अपने आप में 100% है। 40% खर्च करेंगे, कितना बचेगा, 60%। तो 100 माइनस 40 करते हैं ना, तो भी कितना आता है, 60। शेष का 10%, 10% खर्च करेंगे तो 90% बचेगा, यही बचा। और ये बचत दी है 4,536 रुपए की। देखो 3 जीरो तो कट गए यहां पे, तो आय बराबर 4,536 तो पहले से, गुणा में 1 2 3 जीरो जाएंगे, यानी 1000 जाएंगे, बट्टे में कौन जाएगा, 7 6 9, तो 7 गुणा 6 गुणा 9। देखो 6 7 9 तीनों के पाड़े आते हैं, 9 से काटा, 9 पंजो 45, 3 उतारा, भाग नहीं गया, 9 चौक 36, तो 504 आएगा। भाई ये टूट भाग का जीरो नहीं लगाते हो, काफी बार ये गलत कर देता है, तो इसको लगाओगे ही। फिर जैसे मैं कहूं 7 से, 7 7 49, 7 2 14,
6 से 12 छिगाने 72, तो आय कितनी आई भैया 12 गुणा 1000 यानी 12,000 रुपए। ये लो, यानी आपके दिमाग में होना चाहिए कि जब हमें शेष का दिया गया हो तो हम हर बार कमी करते जाते हैं। हर बार क्या करते जाते हैं, कमी। जैसे उसने पहले 30% खर्च किया तो कितना बच गया 70%, फिर 40% खर्च किया तो कितना बच गया 60%, और फिर 10% खर्च किया तो कितना बच गया 90%। अंत में कितना बचा 4536, तो बराबर रख दिया 4536। हल करेंगे तो कितना आएगा 12,000 रुपए। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को हल कर सकते हो, जहां तक मेरा मानना है। तो ये आय वाले दोनों आप आसानी से हल कर सकते हो। यहां हम बात करें मिश्रण से संबंधित। किससे संबंधित, मिश्रण। तो मिश्रण वैसे तो अनुपात में भी आता है और यहां भी आप कर सकते हो। तो मिश्रण का नियम एक छोटी सी चीज पे हल हो जाएगा। वैसे तो हम दोनों चीजें हल करेंगे, लेकिन फिर भी मैं एक बार दो तरीके से बताऊंगा यहां। लेकिन इसमें एक आसान तरीका पड़ता है। एक आसान कैसे, आपको ये फोकस कर लेना है कि वो क्या कहेगा कि इतना ये मिला दिया तो अब अनुपात ये, अब परसेंटेज ये हो गया। तो जब मिलाओगे या निकालोगे तो हमेशा ध्यान रखना उसमें किसी न किसी एक चीज की मात्रा बदल रही होती है और एक की मात्रा नहीं बदल रही, और जो नहीं बदल रही होती है उसको लेके अमल कर लेते हैं। अब इस बात को हम प्रश्न के साथ समझते हैं। मिश्रण पर आधारित की बात करें तो ये प्रश्न आपके सामने भाई, तो यहां इस प्रश्न को देखो, पहले क्या कह रहा है, कह रहा है 80 किलोग्राम कॉपर व जिंक के मिश्रण में। देखो दो चीज आ गए ना, कॉपर और जिंक के मिश्रण में 90% कॉपर है, पहले से 90% क्या है, कॉपर। ठीक है, कुछ मात्रा में जिंक और मिला दी जाए, क्या मिलाएगी, जिंक। ठीक है, जिससे कॉपर का प्रतिशत घटकर 80% हो गया। कॉपर कितना हो गया भाई 80% हो गया। तो बताओ कितने किलोग्राम जिंक मिलाया गया। अब मैं आपसे कहूं कि मात्रा किसकी बदली, तो आधे ना, आधे कहेंगे सर कॉपर की बदल गई, पहले 90% था अब 80 हो गया। ना मुन्ना ना, ये कभी नहीं हुआ। ये तो परसेंटेज चेंज हुआ है, मात्रा नहीं बदली है, ये ध्यान रखना। मात्रा किसकी बदली है, कॉपर में जिंक मिलाया तो जिंक की मात्रा बदली है। सिंपल सी बात सुनना, एक क्लास में 2 लड़के हैं और 2 ही लड़कियां बैठी हैं, 4 हैं। वैसे कहूं तो 50% और 50% है। ठीक है, अभी एक लड़की और आ गई तो लड़के 2 लड़कियां 3, टोटल कितने 5। अब आप देखोगे तो लड़के तो 40% और लड़कियां कितनी है 60%। मात्रा किसकी बदली है, मात्रा लड़के तो अब भी 2 ही हैं, लड़कियां कितनी हैं 3। परसेंटेज तो दोनों के ही चेंज हुए हैं, लेकिन मात्रा किसकी चेंज हुई है, सिर्फ गर्ल्स की, यानी जो मिलाई गई है, जो नई आई है उसमें। तो यहां आपको देखो ध्यान देना है कि क्या मिलाया गया, जिंक और मिला दिया गया। अब जब जिंक मिलाया गया है तो इसका मतलब कि मात्रा किसकी चेंज हुई है, सिर्फ जिंक की, यानी कॉपर तो पहले भी उतना ही था और अब भी उतना ही है। तो बेसिक तरीका यही कहता है कि कॉपर की पहले की मात्रा और अब की मात्रा बराबर कर दो, आंसर आ जाएगा। अब देखो मैं इसको 2 तरीके से लिखूंगा इसी बात को, कि प्रारंभ में टोटल 80 किलोग्राम, कॉपर कितना इसमें, तो आपने कहा 80 का 90%, तो 90/100 कितना 72 किलोग्राम। ठीक है, बच गया वो कौन है, जिंक। जिंक कितना 80 में से 72 है तो 8 किलोग्राम ही बचा भाई। वैसे एक बात बताओ, अब कुछ मात्रा में जिंक मिलाया तो ये तो बदल गया भाई, ये तो हटाओ, बदल गया, कुछ मात्रा में जिंक मिलाया है। लेकिन कॉपर तो अब भी, इसका मतलब कितना है 72 किलोग्राम है, अब भी कितना है 72। लेकिन अब परसेंट कितना, कॉपर का परसेंट घटकर कितना हो गया 80%। यानी ये जो 72 किलोग्राम है ना, ये अब कितने परसेंट के बराबर है 80%। तो अब 80% बराबर क्या है 72। तो 1% बराबर 72/80। हमें क्या चाहिए, टोटल चाहिए अभी का, तो टोटल 100% बराबर 72/80 गुणा 100, तो कितना है 90 किलोग्राम। एक बात बताओ, प्रारंभ में कितना था 80 किलोग्राम, अब कितना हो गया 90। तो जिंक मिलाया है कितना 10 किलोग्राम। ये लो, ये हमारा आंसर। देखो यहां पर
जब बात आती है इस प्रश्न की तो वापस देखो कि 80 किलोग्राम टोटल था ना, उसमें 90% कॉपर था। 90% का मतलब 72 किलोग्राम कॉपर था, तो 8 किलोग्राम क्या था, जिंक। चलो ठीक है, कुछ मात्रा में जिंक मिलाया तो जिंक की मात्रा बदल गई, इसका मतलब कॉपर तो उतना ही है भाई जितना पहले था, क्योंकि कॉपर थोड़ी मिलाया, कॉपर तो अब भी 72 किलोग्राम ही रहेगा। ठीक है, लेकिन अब कह रहा है कॉपर कितने परसेंट हो गया, 80, यानी 80% किसके बराबर है, 72 के। तो 1% निकाला, 100% निकाला, 90 हो गया। यानी अब पहले टोटल 100% था 80, अब कितना हो गया 90, यानी कितना बढ़ गया 10 किलोग्राम। वो बड़ा कौन है, जो जिंक मिलाया आपने, तो कितना मिलाया 10 किलोग्राम। अब मैं आपको एक चीज यही इस चीज को समझो कि देखो कॉपर और जिंक दो चीजें, उन्हीं का तो मिश्रण है भाई, दो चीजों का तो मिश्रण है, एक के लिए तो मिश्रण होगा ही नहीं। तो कॉपर और जिंक, जिंक की मात्रा मिला देगी तो जिंक तो बदल गया, कौन बचा, कॉपर। कॉपर की पहले की मात्रा और अब की मात्रा बराबर है। तो मैं कहूं ऐसे में आप है ना प्रश्न को सीधा करोगे, कॉपर पहले व अब, पहले भी उतना ही था अब भी उतना ही है। ठीक है, पहले कितना था, पहले टोटल था 80 का 90% तो 90/100। अब टोटल कितना है, उसमें कुछ मात्रा जिंक की मिला दी, तो अब टोटल हो गया 80 + x मिला दिया। अब कॉपर है कितना 80%, तो गुणा 80/100। अब कॉपर हो गया इतना, ये लो। पहले 90% था लेकिन टोटल कितना था 80 का 90%। अब कितना 80%, लेकिन किसका 80 + x का, प्लस x क्योंकि कुछ मात्रा में जिंक मिला दिया ना, निकाल लेते तो माइनस कर देते। लेकिन हमें पता है कॉपर की पहले की और अब की मात्रा बराबर है, इसलिए बीच में किसका निशान, बराबर का। तो 100 से 100 गया, 80 से 80, इधर क्या 90 बराबर 80 + x। ये 80 माइनस में आएगा तो x बराबर क्या आया 10। वैसे भी एक बात बताओ, 80 में कितना जोड़ोगे 90 हो जाए, सीधा 10 जोड़ोगे, तो दोनों तरीके से एक ही बात आ रही है। अब इसमें तो इतना लिखना पड़ रहा है, उसमें कुछ भी नहीं लिखना पड़ा, उसी से प्रश्न हल करेंगे। आपके दिमाग में आना चाहिए कि दो चीज, कॉपर और जिंक। ठीक है, किसको मिलाया, जिंक को, या किसको निकाला, जिंक को। तो आपके दिमाग में आया कि एक तो मिलाया या निकाला, उसको तो हटाओ, कौन बचा, कॉपर। कॉपर यानी पहले भी उतना ही था अब भी उतना ही। तो हमने कहा कॉपर पहले जितना था उतना ही अब है। हमने कहा पहले टोटल कितना 80, उसमें 90% कॉपर है, तो 80 का 90%। ठीक है, अब टोटल कितना है, तो आपने कहा पहले 80 था, उसमें कुछ को जिंक और मिला दिया, तो अब टोटल हो गया 80 + x, क्योंकि x मिला दिया। उसका कॉपर कितना है 80%, तो 80% दोनों को बराबर कर दिया, x का मान आ गया 10। ये लो। अब देखो एक और यहां पे करते हैं ऐसा ही प्रश्न, ये रहा। 140 किलोग्राम कॉपर व जिंक के मिश्रण में 60% कॉपर है। कौन, कितना परसेंट, 60% कॉपर है। इसमें से कुछ मात्रा में जिंक निकाली जाती है, इसमें कुछ मात्रा में क्या निकाली, जिंक निकाल ली गई। ठीक है, जिससे कॉपर का प्रतिशत बढ़कर 70 हो गया। कॉपर कितना हो गया, 70% हो गया। चलो ठीक है, तो कितने किलोग्राम जिंक निकाली गई, कितने किलोग्राम जिंक निकाली गई। तो यहां आप कहोगे कि कौन मिलाया, जिंक निकाल ली गई। जिंक निकाल ली यानी जिंक बदल गया, तो आप क्या कहोगे कि कॉपर पहले भी उतना ही था अब भी उतना ही है। तो यानी प्रश्न किसको लेके हल करोगे, कॉपर को, पहले की मात्रा और अब की मात्रा। हमने कहा पहले 140 में ना, 140 किलोग्राम में 60% कॉपर है, तो 140 का 60%, ये पहले था भाई कॉपर। अब एक बात बताओ, कुछ मात्रा में जिंक निकाली, तो 140 में ही निकाली है ना, तो 140 माइनस x हो गया टोटल। तो हम कहें अब टोटल हो गया 140 माइनस x। कॉपर कितना परसेंट, इससे कॉपर का परसेंट बढ़कर 70 हो गया। कॉपर कितना परसेंट, 70, तो 70/100। ये अब है कॉपर, ये पहले था, लेकिन आपको पता है कि पहले और अब कॉपर तो बराबर ही है। कॉपर बराबर है, इसलिए दोनों के बीच में किसका निशान, बराबर का। 100 से 100 गया, 70 से कितनी बार, 2 बार। 60 दूनी 120 बराबर 140 माइनस x। 140 में से कितना घटाओगे, 120 आ जाए, तो आपके दिमाग में आएगा 20 घटाओगे, या फिर x को इधर ले आया तो 140 माइनस 120, तो x बराबर कितना आ गया, 20। तो कितने किलोग्राम, 20 किलोग्राम जिंक निकाला गया।
कितने किलोग्राम? 20 किलोग्राम। तो यहां देखो एक ही बात पे प्रश्न हल हो जाता है। इसको जब अनुपात में पढ़ेंगे तो अनुपात के तरीके से करेंगे, अनुपात के मेथड से करेंगे। लेकिन यहां जब हमने कहा कि एक ही लाइन में प्रश्न हल हो रहा है, वो ये कि दो चीजों में से एक की मात्रा नहीं बदलती। जैसे कॉपर और जिंक, इसमें जिंक निकाला तो जिंक की मात्रा बदल गई, कॉपर तो उतना ही है, तो यानी कि कॉपर के पहले की मात्रा और अब की मात्रा बराबर कर दो, बस बात खत्म, और हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारा यहाँ पे मिश्रण से संबंधित क्वेश्चन। तो ये सारे जो टाइप हमने देखे ये थे हमारे प्रतिशत पे। ये किस पे थे भाई? प्रतिशत पे। देखो यहाँ आपके जो पहली यूनिट है उसमें पहला जो हमारे पास है एक ही क्वेश्चन आता है इसमें, और ज्यादा समय देने की इसको कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें स्टार्टिंग में ही प्रश्न आपका आ जाता है। बात आती है कि देखो फिर से एक बार ध्यान से सुनना कि सबसे पहले सेकंड यूनिट में आपके पास टॉपिक है प्रतिशत, भिन्न, अनुपात, लाभ हानि, ब्याज। ब्याज में साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि, दोनों सब मिला के कितने प्रश्न आते हैं? 5 प्रश्न। ठीक है, तो अगला पार्ट इसमें हम लेंगे भिन्न का, फिर अनुपात, लाभ हानि, फिर ब्याज, लाभ हानि, फिर अनुपात, ये सारे हम लेते जाएंगे। ठीक है भाई, चलो मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ, भिन्न के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।